हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हमारी पहली क्लास होने वाली है दिल्ली पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी क्लास को। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2023 का एग्जाम आने वाला है। 26 दिन 26 दिन रह गए हैं तुम्हारे। ठीक है, तो हर दिन 2 टेस्ट लगाएंगे जब जाकर के ये कवर हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से 50 टेस्ट तुमको एग्जाम में बैठने से पहले तुमको ये 50 टेस्ट सोल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, तो करते हैं जरा पहले सेट को। आज पहला सेट पढ़ेंगे, करते हैं जरा क्या कह रहा था। देखो पहला क्वेश्चन देखो कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। ठीक है, और साथ ही वजन में 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ पर क्या है, उसका कुल लाभ कितना है। सुना, हमने मान लिया कि 100 रुपए वाली चीज को अपनी जेब से 100 रुपए लगा करके 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब है वो 110 में बेच रहा है ना भाई। 100 रुपए वाली चीज को 10% का प्रॉफिट लगा करके 110 में बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 20% कम देता है। 20% कम देता है, इसका मतलब है 80 ही देता है। 100 की जगह कितनी देता है, 80 ही देता है। अपनी जेब से 80 की ही देता है, 20% कम देता है। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, उसने पूछा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, प्रॉफिट बट्टे में उसकी लागत कितनी 80 रुपए और इनटू 100%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 4 से काट दूंगा 2 बार, 4 से काट दूंगा 25 बार, 25 दिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 बट्टे 2, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा तुम्हारा 37.5% है ना। तो कितना आ जाएगा 37.5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सामने लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सरल करना है, इसका आंसर बताना। तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं, इसके बीच में तो एलसीएम ले लो। ये कुछ 2 - √3 और 2 + √3 लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ a - b और a + b। a - b और a + b क्या हो जाता, a² - b², यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, और ऊपर वाले में देखते हैं, इसकी गुणा इसमें कर देंगे है ना, पहले नीचे नीचे गुणा कर दिया, अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें एक काम करो, इसके साथ ही इसमें कंजुगेट लगा दो। जरा क्या लगा देंगे, कंजुगेट। क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि नीचे से अंडर रूट खत्म हो जाए। सरल करने का मतलब ये होता है कि भाई नीचे से अंडर रूट खत्म कर दो कैसे भी। तो नीचे से अंडर रूट खत्म करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कंजुगेट कर देंगे, यानी इसमें गुणा कर दूंगा √3 - 1 से ऊपर गुणा और √3 - 1 से नीचे गुणा। कंजुगेट कैसे करते हैं, नीचे जो भी वैल्यू है उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस जो नीचे साइन है उसको पलट देंगे। अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस का है तो ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सुनेंगे जरा आप। अब ऊपर यहां पे तुम्हारा एक चीज दिखाई दे रही है, इसका लगा दोगे होल स्क्वायर, तो क्या होता है a², 2 का स्क्वायर करोगे 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 2ab, 2 2 दूनी 4, 4 √3 हो जाएगा। प्लस इस पे आ जाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, यह कितना आ जाएगा माइनस का 4 √3, और अपोन में कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगा √3। एक काम करते हैं, इसको यहां करेंगे पहले। ठीक है, इसको एक बार यहां करते हैं, √3 - 1 का क्या हो जाएगा भाई, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। देखो a + b और a - b क्या होता है, a² और माइनस का b² होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब एक चीज देखो जरा, ऊपर द्वारा फॉर्मूला खोल देंगे किसका, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है, और अपोन में कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, अब सुनो जरा, इससे तो ये कैंसिल। ठीक है, 4 3 7, 4 और 3 7, तो 7 और 7 कितने हो गए 14, यानी 14 अपोन में 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इसे यहां छोड़ दिया। प्लस का यहां पे देखते हैं तो कितना हो रहा है, 2 और 1, 3 और 1 कितना हो रहा है 4, 4 माइनस 2√3, और अपोन में कितना बचेगा तुम्हारा, एक सेकंड, ये 2√3 है। ठीक है, और अपोन में कितना बच रहा है तुम्हारा 2 बच रहा है। ठीक है, एक काम करो, 2 को अलग अलग कर दो, 2 इसको इसके नीचे भी दे दो, 2 को इसके नीचे भी दे दो, ऐसे कर सकता हूं। 2 को मैंने अलग अलग कर दिया, नीचे 2 दोनों के साथ था, दोनों का अलग अलग कर दिया। 2 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पे कितना बच रहा है √3, यानी 16 - √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल करने का मतलब बस यही होता है कि नीचे से अंडर रूट कैंसिल करना है। ठीक है ना,
तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। यदि इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 है तो 4 नई संख्याओं का औसत कितना है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 44 है। तो मैं एक चीज पता होगी कि अगर मैं योग निकालता हूं, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्याएं। क्या होता है भाई, औसत गुणा संख्याएं, ठीक है। औसत गुणा संख्याएं, कितनी संख्याएं उनकी गुणा औसत में कर देते हैं तो उन संख्याओं का योग निकल जाता है। तो 100 संख्याओं का औसत 44 दे रखा, अगर दोनों की गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4400 यानी 4400 क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। हमसे कह रहा कि ये 100 संख्याएं प्लस 4 संख्याएं और, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 104 संख्याएं हो गई। अब उनका औसत 50 है तो उनका औसत 50 है तो 50 की गुणा कर दूंगा, संख्या गुणा औसत क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी कि 104 संख्याओं का योग अगर निकालूं कितना आएगा, 1 0 तैसे लिख दो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 यानी 5200 आ गया, ठीक है। यानी बची हुई 4 जो एक्स्ट्रा जो 4 संख्याएं हमने जोड़ी हैं उन्होंने कितना बढ़ा दिया, योग को कितना बढ़ा दिया, तुम कह रहे हो 800 बढ़ा दिया, ये उनका योग आ गया। बची हुई 4 संख्याओं का योग आ गया 800, ठीक है। संख्याएं तुम्हारे पास कितनी है, 4 है। औसत निकालना हो तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर होता है योग बट्टे में कितनी संख्याएं हैं। औसत बराबर योग बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, तो योग कितना है हमारे पास 800 और संख्याएं कितनी है 4, 4 से काटूं कितने आ जाएगा 200, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, सुनो को क्या कह रहा है, 40 प्लस 32 का 3/4 और 37 प्लस 34 माइनस 6 का 3/4। तो सुनेंगे जरा, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी ये लिखा हुआ है 40 प्लस 32 मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का 3/4, ऐसे नीचे लिख देंगे। 37 प्लस 34 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई तुम्हारे 28 यानी कि 28, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। 4 से काटूंगा कट जाएगा 8 बार, 4 से काटेंगे कट जाएगा 7 बार। ऊपर देखो ऊपर क्या बचेगा 40, ठीक है, प्लस 8 या 24 तो ऊपर बच रहा है, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है 37 तो ये, और प्लस 7 या 21 ये बच रहा है, ठीक है। अब सुनो जरा, ऊपर कितना हो गया तुम्हारा, ऊपर हो गया तुम्हारा 64 ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा, नीचे हो जाएगा 58 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 29 से 2 से काटूंगा 29 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 32 बार कट जाएगा। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालें, किसमें भाई मिक्स फ्रैक्शन में तो निकालें, तो कैसे कट जाएगा, 29 से कम 29 और 3 ऊपर चले जाएंगे, 29 नीचे आ जाएगा, यानी 1 सही 3/29, ये भी आंसर सही है। 32/29 ये भी आंसर सही है। ऑप्शन में जो भी मिलेगा वो लगा देंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको एक डायग्राम बनाना है, पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, चलो ठीक है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ज्यादा क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है, और यहाँ पे इस तरीके से मिला हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से गई हुई है, और यहाँ पे 2 एंगल बने हुए हैं हमारे, राइट एंगल समकोण जिनको बोलते हैं, और इनकी वो दे रखे मापे दे रखे 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये दे रखे पूरे टोटल 8 सेंटीमीटर की, और ये दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर की। तो तुमको एक चीज बताऊं, इसका हमको क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सुनेंगे जरा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लेंगे, और अभी सुनेंगे क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, ठीक है भाई, इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाने की बात करूं तो ये मुझे आधार मिल गया, ये मुझे उसकी हाइट मिल गई, है ना। ये आधार मिल गया, ये थोड़ी सी हाइट मिल गई, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या आंसर आ जाएगा, तुम कह रहे हो भाई 1/2 इंटू आधार कितना है 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 3, 2 से काट देंगे 4 बार, 4 से कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है कि वह अधिकतम भाज्य संख्या जिससे 307 तथा 330 को भाग करने पर क्रम से 3 और 7 शेष बचते हैं, है ना। 307 और 330 को, यही 2 संख्या दे रखी हैं, 307 और 330 को भाग करने पर
3 और 7 शेषफल बचते हैं। अगर शेषफल में माइनस कर दूं तो वो संख्या मिल जाएंगी 304 और 323, है ना। वो संख्या जो 304 और 323 को भाग कर दे, तो ऑप्शन में वही संख्या हमको दे रखी है। अब वो अधिकतम की बात कर रहा है, यानी पहले बड़ी से बड़ी, जैसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, पहले बड़ी कौन सी है 23, तो 23 को अगर मैं देखूं 23 से इसको भाग करेंगे तो 23 से कम 23, यहां बचेंगे 7, 74 23 से नहीं जाएगा, तो यानी वो हो नहीं सकती। उससे छोटा नंबर कौन सा है 19, 19 को देखते हैं, 19 से कम 19, यहां से बचेंगे 11, 19 छिक्के 114, यानी ये चलेगी 19 से, ठीक है। 19 से कम 19, ठीक है, यहां से बचेंगे भाई कितने 13, तो ये हो जाएगा 133, 19 7 133, यानी ये भी चलेगी, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीके ये होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में नजर मार के कर लो, एक तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 19। एक दूसरा तरीका ये होता है कि भाई इन दोनों का निकाल लेंगे एचसीएफ, जो एचसीएफ आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेंगे, इसके फैक्टर चाहे इसके फैक्टर अलग काट लो, चाहे भाग विधि से एचसीएफ निकाल लो। 323 को भाग कर दो, कितने से भाग करोगे 304 से, है ना। कितनी बार भाग कर दोगे पहले 304 से, 304 एकम 304 हो जाएगा, ऐसे कितना बचेगा तुम्हारा 19 बचेगा, ठीक है। अब इसको 304 को अंदर लिख दोगे, अब ये 19 से कितनी बार चला जाएगा तुम्हारा, 19 से जाना चाहिए ये तुम्हारा 16 बार, 16 निम में 144 का 4 हासिल गए 14, ठीक है, 16 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 304, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 19 से जिससे भी पूरा पूरा कट जाए वही तुम्हारा एचसीएफ होता है, तो जो एचसीएफ है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7। सुनो कि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं और 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में से सफल नहीं होता है तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। सुनेंगे जरा, वो कह रहा है 2 सब्जेक्ट दे रखा है, एक इंग्लिश और एक मैथ, इसमें 90% पास हो रहे, पास वालों की संख्या दे रखा है, एक में 90% है और एक में 85% है, ठीक है। एक में 90% है, एक में 85% है, और दोनों विषय, ऐसे बच्चे भी जो दोनों विषयों में पास हुए हैं वो है कुल 150, है ना। किस तरीके से करते हैं सुनो, किस तरीके से करते हैं, टोटल दोनों को जोड़ देंगे, इंग्लिश में पास हुए बच्चे और मैथ में पास हुए बच्चे, ठीक है, दोनों सब्जेक्टों के बच्चों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना बैठ रहा है भाई तुम्हारा 5, और ये कितना बैठ रहा है तुम्हारा 175%। लेकिन तुमने अब तक देखी होगी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ना, 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये 75% एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, 175 कहां से, 75% एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, तो ये 75% एक्स्ट्रा वहां से आ रहा है जो एक बच्चा दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है, और ऐसे पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 150 बच्चे 2 सब्जेक्टों में पास हुए हैं, ये हमारे 75% के बराबर है। इनटू कर देंगे 100, बच्चों की संख्या निकल जाएगी। किसकी संख्या निकल जाएगी, बच्चों की संख्या निकल जाएगी। 75 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा और 2 की गुणा उसमें करूंगा तो यानी 200 आ जाएगा, यानी कुल बच्चों की संख्या उस क्लास में कितनी हो जाएगी 200, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8। सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष या फिर उससे अधिक है, ठीक नहीं उससे कम है, सॉरी उससे कम है, 30 वर्ष या फिर उससे कम है। आगे कह रहा 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं, ठीक है। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से कम से अधिक है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। सुनेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। हमने माना कि उसमें फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 100% रही होगी, ठीक है। उसने 2 कैटेगरी बताई हैं कि 30 वर्ष या फिर उससे कम के जो व्यक्ति हैं, है ना, 30 वर्ष या फिर उससे कम के जो व्यक्ति हैं वो है 40%, कितने हैं 40%। बचे हुए कितने हो गए जो 30 प्लस के हैं, जो 30 प्लस की एज के हैं वो 60% है, उनकी संख्या कितनी है 60% है। आगे कंडीशन वो बोल रखा है कि 30 प्लस आयु वाले जितने भी व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उसमें 25% महिलाएं हैं और बची हुए कितने 75% पुरुष हैं, है ना। ये फीमेल हैं और ये तुम्हारे मेल हैं, और ये इनकी संख्या दे रखी है 1350। सुनेंगे जरा, अब क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। अब सुनो, जो 1350 है तुम्हारा, 1350 जो है वो 75 के बराबर है, ठीक है भाई।
इंटू कर देंगे 100, ये जो पहुंचेगा तुम्हारे 60 के बराबर पहुंचेगा। किसके बराबर पहुंचेगा? 60 के बराबर। अब इनटू किससे करोगे? जो भी चीज उसने पूछी, मान लो जैसे उसने इसमें कर्मचारियों की संख्या पूछी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो वो पूछता कि 30 वर्ष से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। जिससे पूछता, अगर मान लो वो पूछता 30 से प्लस की व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते। जो भी पूछे, जैसे कर्मचारियों की संख्या पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों 100 से? क्योंकि टोटल 100% माने ना। सुनेंगे जरा भाई, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 15 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 15 से काटेंगे, 15 से कट जाएगा 9 बार, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 2 बार। 5 दूनी 10 से एक जीरो और काट देंगे। 3 ये रहा, 1 2 3 जीरो ये रही, यानी 3000 कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। टोटल कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 3000। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि एक पात्र में दूध की मात्रा 200 लीटर है, ठीक है, जिसमें से 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। और यदि क्या कह रहा है, और इसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, यदि यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाए तो अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? सुनेंगे जरा। परसेंटेज नहीं दी हुई है, सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 200 लीटर है, अभी 200 लीटर दूध है, ठीक है, उसमें से 20 लीटर निकाल करके उसमें पानी डाल दिया गया, ठीक है। तो पहले यहां पे दूध की मात्रा देख लेते हैं। दो तरीके बताऊंगा। पहले यहां पे दूध की मात्रा देख लेते हैं। दूध की मात्रा पहले 200 है, 200 लीटर है, उसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया तो कितना बचेगा भाई? तुम कह रहे हो भाई 180 बचेगा। कितना बचेगा? 180 लीटर बचेगा। कितने में से? 200 में से, है ना। अब 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, 180 लीटर आ जाएगा। 180 लीटर बचा 200 में से। और ऐसा ही काम 3 बार करा गया, यानी ये काम 3 बार करा गया। फिर से 20 लीटर निकाल करके 200 में से फिर 20 लीटर निकाल लिया, फिर पानी मिलाकर 200 पूरा कर दिया, फिर 20 लीटर निकाल लिया 200 में से, है ना। ये प्रक्रिया टोटल 3 बार करी। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से दूध की मात्रा निकाल लेंगे। सुनेंगे जरा कैसे कर सकते हैं भाई। 2 जीरो से ये 200 कैंसिल, ठीक है। 1 2 से 1 2 कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। और क्या कट रहा है? 2 से ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है। और 2 से कट जाएगा 10 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार। 9 में कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 गुणा 18 से करके 10 से भाग कर देंगे। 18 एकम 18 का 8 हासिल गया 1। 18 अट्ठे कितना होता है भाई? 144। 144 और 1 कितना हो जाएगा? 145। और नीचे एक अंक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये दूध की मात्रा हो गई। 200 में से अब 145.8 लीटर तुम्हारा दूध बचा है, तो पानी कितना हो जाएगा? 200 में से माइनस कर लेंगे, है ना। तो पॉइंट लगाएंगे। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचे, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचे, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचे। अब इतना पानी, ये रहा दूध, दोनों का रेशियो पूछा, रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। दूध कितना है, नहीं किस किस का पूछा है उसका देखेंगे। उसने पूछा है हमसे कि दूध और पानी का, यानी पहले दूध की मात्रा है कितनी? 145.8। रेशियो पानी कितना है? 54.2, है ना, 54.2। इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से काट दो पहले। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। पॉइंट लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 और यहां से बचेगा 1, 2 सत्ते 14, फिर यहां से कितना बचेगा? कुछ भी नहीं, 2 एकम 2। अब कितने से कट सकता है? ये 9 से कटेगा, ये 9 से कट सकता है, 7 8 9 10 नहीं कटेगा, तो यही आंसर आ जाएगा। 729:271 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काम कर ले, एक तरीका और बता देता हूं। एक तरीका और क्या बताएंगे भाई? एक तरीका वो जो है वो है तुम्हारा फॉर्मूले बेस पे। किस पे है भाई? फॉर्मूले बेस पे। अब फॉर्मूला क्या है सुनेंगे जरा। 1 माइनस कम की गई मात्रा, ठीक है, कम की गई मात्रा, कितनी मात्रा कम करी है, बट्टे में कुल मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और उसकी पावर चढ़ा दोगे, यानी कितनी भी बार वो काम किया गया। अगर एक बार काम किया गया तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, 2 बार काम किया गया तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, 3 बार काम किया गया तो n की वैल्यू 3 रख देंगे। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा तो मैं एक बार वो पढ़ देता हूं। 1 माइनस कम की गई मात्रा बट्टे में कुल मात्रा, उसकी पावर n हो जाएगा। अब सुनेंगे जरा। तो 1 माइनस, ठीक है, कम की गई मात्रा कितनी है? 20 लीटर। टोटल मात्रा कितनी है? 200 लीटर। और उसकी पावर कितनी है? चढ़ जाएंगी 3, क्योंकि ये काम करा गया 3 बार, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 से जाएगा एक बार, 20 से चला जाएगा 10 बार, 10 एकम 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9/10 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3,
ठीक है। 9 की क्यूब कितना होती है भाई 729 होती है, 10 की क्यूब कितनी होती है 1000 होती है, यानी कि 1000 में से 729 तो तुम्हारा दूध आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये मिल्क आ गया, दूध की मात्रा होगी 729। बचा हुआ तुम्हारा पानी हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा 271, ये तुम्हारा पानी हो गया। दोनों के बीच का रेशियो बताना है, यानी दूध की मात्रा अनुपात पानी की मात्रा, यही इनके बीच का अनुपात आ जाएगा। दोनों तरीके तुमको सीखने पड़ेंगे। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सुनेंगे क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, ठीक है, और यदि इसे 2.5% अधिक वार्षिक अधिक दर पर उधार लिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि कितनी है? सुनो जरा, साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का तुमको एक फॉर्मूला याद करा दूं, एज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में 100, ठीक है। जब भी तुम्हें साधारण ब्याज निकालना हो इससे निकाल लेंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन और बनाता है, कभी कभी वो समय का अंतर देता है, किसका अंतर देता है, समय का अंतर देता है, कभी कभी समय का अंतर, और कभी कभी वो हमें दर का अंतर देता है, किसका अंतर देता है, दर का अंतर देता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले से सेम आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो दर का अंतर है 2.5% और उसके हिसाब से जो साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा 540, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 540 रुपए, और इसमें जो रेट हो जाएगी वो तुम्हारी 2.5% हो जाएगी, और इसमें जो तुम्हारा टाइम हो जाएगा वो 3 साल हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारी पी की वैल्यू निकाल लेंगे। एसआई की वैल्यू कितनी है 540, ठीक है, बराबर पी की वैल्यू हमको बतानी है इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनेंगे जरा क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट हटाऊं नीचे 0 बढ़ा लूं, ठीक है भाई। 25 से काट दूं कितनी बार, 25 चौके 100, एक 0 ऐसे आ जाएगी, ठीक है। 3 से काटूंगा कट जाएगा कितनी बार, 18 बार कट जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 यानी 7200 वो मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा भाई, वो 7200 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर ले तो अभय समीर से 1 घंटा कम लेगा, ठीक है। अभय और समीर की चालों का अनुपात बताना है। बेसिक से कराऊंगा भाई, बेसिक से कराऊंगा। सुनेंगे जरा, वो कह रहा है 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है, एक अभय की बात कर रहा है और एक समीर की बात कर रहा है। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 30 किलोमीटर की टोटल दूरी है, ठीक है। हमने मान लिया अभय की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और समीर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जब अभय 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, अभय पहले वाली कंडीशन पे अभय 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, जब चाल समय बराबर क्या होता है, समय का फॉर्मूला बताएंगे जरा भाई, समय का फॉर्मूला बताएंगे मुझे। समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल फॉर्मूला होता है समय का, इसे याद कर लेंगे अभी, है ना। या चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसी से बनता है ये फॉर्मूला। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है टोटल 30 किलोमीटर और बट्टे में चाल कितनी है x। यहां पे देखते हैं तो यहां पे दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी है इसकी y। अब ये ज्यादा ले रहा है तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, पहले वाली कंडीशन पढ़ेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब है ये 2 घंटे है, ठीक है। इसे अभी यहीं छोड़ देंगे एक समीकरण मान करके। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि अभय अपनी स्पीड दुगनी कर ले तो समीर से 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। अगर ये अपनी स्पीड को दुगनी कर लेगा यानी 2x कर लेगा, इसकी स्पीड कितनी रहेगी, इसकी स्पीड y ही रहेगी। ये बात सही है ना भाई। ये अपनी स्पीड को दुगनी कर लेगा और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, इसकी स्पीड y ही रहेगी। ये अपनी स्पीड से छेड़खानी नहीं कर रहा, तब ये 1 घंटा एक्स्ट्रा लेगा, समीर 1 घंटा एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा y की स्पीड से और अभय तय करेगा 30 किलोमीटर की दूरी 2x की स्पीड से। अब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा 1 घंटा, ये से मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें क्या कर सकते हैं, सुनो। जैसे मान लो देखो इसकी वैल्यू तुम्हारी 2 है, इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 है, तो मैं क्या पता क्या कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं कि इसमें 2 से गुणा कर दूं और इसमें भी 2 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दी,
है ना। इस वाले समीकरण में इधर भी 2 से गुणा कर दी, इधर भी 2 से गुणा कर दी, तो ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर होगी, ऊपर वाली भी 2 के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, है ना भाई। आपस में कैसी हो जाएंगी, आपस में कैसी हो जाएंगी भाई, बराबर हो जाएंगे। अब सुनेंगे जरा, जो भी आपस में बराबर है, तो सुनो क्या लिखा हुआ है, 30 अपॉन में x माइनस 30 अपॉन में y बराबर है किसके, 60 अपॉन में y माइनस 60 अपॉन में 2x के। सुनेंगे जरा, इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथ। 2 से एक काम करो, इसे खत्म करो पहले, तो ये चलो 30 हो गया। x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में x, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन में x बराबर 60 अपॉन में y, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा 30 अपॉन में y। ठीक है, नीचे सेम है तो x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। नीचे यहां भी सेम है तो एलसीएम y आ जाएगा, ऊपर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, यानी कि x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2/3, यानी 2:3 भी इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2:3 भी इसको लिख सकते हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुनेंगे क्या कह रहा है कि यदि P पुरुष P घंटे में P प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो N पुरुष N घंटे में प्रतिदिन काम करके n दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में तुमको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा, वो MDH, कौन सा वाला, MDH वाला। तो M1 D1 H1 अपॉन में W1 ये बराबर होगा M2 D2 W2, सॉरी M2 D2 H2 और अपॉन में W2। M क्या होता है, M होता है मेन पावर कितने व्यक्ति, D क्या होता है कितने दिन, H क्या होता है प्रतिदिन कितने घंटे, और W क्या होता है कितना काम। ठीक है, इसको देखेंगे। पहले वाली कंडीशन में कह रहा है कि भाई वो P व्यक्ति P दिनों में P घंटे काम करके P काम करते हैं, P घंटे काम करके P यूनिट काम खत्म करते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, N की फॉर्म में दे रखे, किसकी फॉर्म में दे रखे, N की में। तो N पुरुष N दिनों में N प्रतिदिन काम करके कितना काम खत्म कर देंगे, कितने यूनिट काम कर देंगे, इसकी वैल्यू W2 की वैल्यू यहां से निकालनी है। सुनेंगे जरा, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, W2 उठ के इधर आ जाएगा, यानी W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी N की पावर 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा P स्क्वायर। बस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। N की पावर 3 बट्टे में P स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, 12,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सुनेंगे जब भी ऐसे पूछे तीसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का, जब भी मतलब वो अलग अलग किसी स्पेसिफिक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सुनो, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ता है। पहले मान लो उसने 12,000 रुपए, कितने 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पर 10% का ब्याज दे रहा, कितने का 10% का ब्याज ले रहा, तो 12,000 का 10% निकाल लेंगे जरा, तो कितना निकल जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1,200 रुपए। ठीक है, अब जो तुम चक्रवृद्धि ब्याज में, सुनेंगे जरा, चक्रवृद्धि ब्याज में अगले साल मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में तुमने पढ़ा होगा कि भाई मूलधन पे तो ब्याज लगता ही लगता है, फिर ब्याज पे भी ब्याज लगता है उसके बाद। तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, कितने पे ब्याज लगेगा, मूलधन प्लस ब्याज, इस पे पूरे पे ब्याज लगेगा, यानी कि टोटल जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 0 0 2 और 0 2 और ये 1 और 2 3 और ये हो जाएगा 1, यानी अब 13,200 पे 10% का ब्याज लगेगा, तो इसका 10% निकाल देंगे बिल्कुल। 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 1,320 रुपए। इस बार 1,320 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना आया 1,320 रुपए। अब तीसरे साल किस पे ब्याज लगेगा, पहले वाले की अमाउंट प्लस उसका ब्याज, क्योंकि ब्याज में भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो जोड़ देंगे 0 0 0 0 और 2 कितना होता है 2, सुनेंगे जरा, और 2 और 3 कितना होता है 5, और ये कितना 3 और ये कितना होता है 4 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी अब 14,520 का 10% देना है। 14,520 का कितना देना है 10% देना, तो 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, टोटल कितना हो जाएगा 1,452 रुपए तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो कोई से भी साल का पूछे वो तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये तीसरे साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया, ये पहले साल का हो गया, तो कुछ भी पूछेगा तुम आराम से निकाल दोगे।
तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मैंने सामने लिखा है, क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 है, तो हमें 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d + 7f का वैल्यू बतानी है। सुनेंगे जरा, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ना, ये अलग अलग वैल्यू है। जैसे मान लो ये जो 1 है ना, ये a की भी वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है और e की वैल्यू भी है, और जो ये 2 है ये तुम्हारी b की वैल्यू है, d की वैल्यू है और f की वैल्यू है, ठीक है। ये अलग अलग ना दे करके अनुपात एक साथ अनुपात दे दिया हमको। सुनेंगे जरा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो जहां जहां a दिखाई दे, a c e, वहां पर रख देंगे कितना, 1, कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और जहां पे हमको b d और f दिखाई देगा वहां पे हम 2 रख देंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, चाहे तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो सुनो जरा, जब इन सब की वैल्यू 1 1 है तो जोड़ करके 1 से गुणा कर दो, इन सब की वैल्यू 2 2 2 है तो जोड़ करके 2 से गुणा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो जोड़ेंगे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 15, 15 की गुणा 1 से, रेशियो 3 8 7 15 यानी 15 की गुणा 2 से हो जाएगी। और जब रेशियो निकालना तो 15 से 15 काट देंगे, यानी 1:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15। सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक विक्रेता प्रतिशत में उतनी ही छूट प्रदान करता है जितना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, ठीक है, और 1% की हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। सुनेंगे जरा, हमने मान लिया कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए कोई चीज पड़ रही है उसको, और हमने मान लिया कि उसने उस पर अंकित जो मूल्य करा है, अंकित मूल्य जो करा है वो 10% ज्यादा, इसका मतलब 110 रुपए करा है, ठीक है, 10% ज्यादा, 10% ज्यादा करा है, 10% ज्यादा करा है यानी 110 रुपए करा है, ठीक। और वो हमसे कह रहा है, पहले कंडीशन को सेट बैठाएंगे ना, वो हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10 जितने % ज्यादा करा है अंकित, उतनी ही छूट देता है। अगर मान लो वो अंकित मूल्य पर 10% की ही छूट दे, क्योंकि 10% बढ़ा के लिखा है, हमने माना ऐसा। अगर वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे यानी 90% पे बेचे, तो कितने में बेच देगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 99 में बेच देगा। अब कोई चीज 100 रुपए में खरीद के 99 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का लॉस उठा रहा है। कितने का लॉस उठा रहा है, 1 रुपए का लॉस उठा रहा है। तो अब 1 रुपए का 100 रुपए से 1 रुपए कर देखते हैं तो 1%। अब क्वेश्चन में भी हमको 1% ही दी हुई थी, है ना, यानी जो हमने कंडीशन मानी वो सारी सेम है, वो सारी सेम है। अगर मान लो हमें वो 1% ना देकर के 5% देता, तो फिर क्या करते, बराबर करते, इसमें सब में 5 से गुणा कर देते, है ना। अगर मान लो प्रतिशत अलग होती, ये कंडीशन तो हमने मान ली तो हमारी साइड बैठ गई। अगर ना बनती ऐसी बात तो क्या करते, तब हम दूसरी चीज करते, है ना। अब सुनो जरा, अब वो कह रहा है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। ये अंकित मूल्य, ये इसका क्रय मूल्य, इससे कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, तुम कह रहे हो 10 कम है। प्रतिशत की बात करता है, कितने से कंपैरिजन करने की बात कर रहा है, अंकित मूल्य से, तो 110 से कंपैरिजन करने की बात कर रहा है। इनटू प्रतिशत बताना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 100/11, ये कितना लिखा हुआ है 100/11, और 100/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। कितना लिख सकते हैं, 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमारा पहला सेट खत्म हो गया, ठीक है। आज अब शाम को तुमको इसका नया, शाम को 7 बजे नया सेट मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको भी सोल्व करेंगे। देखो सेट ये किसका सोल्व कराने का मतलब ये है कि अब लास्ट दिन चल रहे हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए, तो इसको तुम आराम से तैयार कर सको, है ना, अपने फाइनल टच दे सको अपनी तैयारी को। तो इसमें कोशिश करा करो कि पहले वीडियो में जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया उसको पहले खुद सोल्व करो, अगर नहीं होता तो उसके बाद सॉल्यूशन को देखो, है ना। फिर उसके साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए तो वीडियो बनाई जाती है, बाकी कोई मकसद नहीं होता, है ना। लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे करते हो, वीडियो देख ली, 10 देख ली, 20 देख ली, फिर अगली तैयारी करोगे, फिर देख ली। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं होता तब वीडियो देखा करो, ठीक है। अगर हो जाता तो आगे बढ़ो स्किप करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हमारा पहला सेट खत्म हो गया, अब तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में।